हाफ लाइफ, कोई है ही नहीं, ऐसे क्लिक होता है, सॉरी. So radio pharmaceuticals, as the name suggests, so they are pharmaceutical formulations or preparations consisting of, they are made up of radioactive substances. Now, what are radioactive substances? What we call radioactive. So any substance which emits radiation, any kind. It is alpha, beta, gamma. बीटा में भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, बीटा नेगेटिव भी. जनरली बीटा नेगेटिव के बारे में हम लोग जानते हैं, बीटा पार्टिकल्स. बीटा पॉजिटिव भी होता है, पॉजिट्रॉन का एमिशन है. सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, दे आर सब्सटेंसेस, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन व्हिच कंप्राइजेस ऑफ radioactive substances. That is radioisotopes and molecules. They are labeled with radioisotopes. आइसोटोप भी हम लोग जानेंगे क्या होता है वन बाय वन. Which are intended for use either in diagnosis, या तो diagnosis के लिए यूज करते हैं, that we call diagnosis purpose, or it can be used for therapy. It can be used for therapy, यानी इलाज के लिए. जैसे कैंसर थेरेपी सबसे अच्छा एग्जांपल है कैंसर का कीमोथेरेपी, जिसमें हम लोग रेडिएशन के अलावा कुछ मेडिसिन भी देते हैं, है ना, जो रेडियो एक्टिव होते हैं. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिव मटेरियल. क्या होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? एनी सब्सटेंस व्हिच एमिट्स रेडियो एक्टिव, सॉरी, रेडिएशन. एनी सब्सटेंस व्हिच एमिट्स continuously, spontaneously emits radiation. Substance which emits continuously or spontaneously radiation, they are called radioactive substances. This is a phenomena. Radioactive is a phenomena of emitting radiation. The use of radioactive material necessitates care. अब radioactive substances के handling में, है ना, बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दीज रेडिएशंस, particularly gamma radiation, that is very harmful, है ना, and it can cause even death also in certain cases. Few years back आप लोगों को शायद, अगर न्यूज आप लोगों ने उस वक्त में बचपन में पढ़ा होगा, से तकरीबन 5 or 6 years ago, दिल्ली में जो है, जो एक मार्केट है, वहाँ पे किसी कबाड़ी वाले के दुकान पे, है ना, एक कबाड़ का टुकड़ा था जिसको उसने जब ब्रेक डाउन किया था, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है, जो भी वहाँ पे लोग थे, वो तुरंत उनको उल्टी वगैरह होने लगा, स्किन ब्लैक पड़ गया. और जब तक उनको इतना एक्सपोजर हो चुका था रेडिएशन का कि उनकी डेथ हो गई थी बाय द टाइम दे रीच्ड और दे गॉट देयर ट्रीटमेंट्स, है ना. तो रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है वो बहुत ही घातक होता है. हिंदी में कहें घातक, वेरी मच लीथल, डेथ तक हो सकता है. अगर डेथ नहीं हुआ तो बहुत ही जो इंजरी होती है, दैट इज नॉट सिंपल, बहुत ग्रेव इंजरी होती है, और आपको ये लाइफ लॉन्ग जो है उसका जो है इफेक्ट जो है दिखता है. तो हमारे यहाँ जो बोर्ड है विच इशूज गाइडलाइंस फॉर द यूज हैंडलिंग, है ना, of these radioactive substances, it is Atomic Energy Regulatory Board, a part of AEI, Atomic Energy Commission of India, उसका एक पार्ट है जो कि गाइडलाइंस इशू करता है जिस भी इंस्टीट्यूट्स में, है ना, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या रिसर्च पर्पस के लिए हो, जहाँ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, दे हैव टू फॉलो पार्टिकुलर गाइडलाइंस. Now, radioactivity, that is emission of radiation, spontaneous emission of radiation, इसको हम लोग मेजर करते हैं. SI यूनिट जो इसका है, इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज जो रेडियो एक्टिविटी इज 1 न्यूक्लियर ट्रांसमिशन पर सेकेंड. दैट इज 1 न्यूक्लियस डिग्रेड्स, डिसइंटीग्रेट्स एवरी सेकेंड. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, जो न्यूक्लियर कितना एक सेकंड के अंदर कितने न्यूक्लियस डिग्रेड हो रहे हैं और कितना उससे एमिट हो रहा पार्टिकल, दैट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. और अगर 1 न्यूक्लियर पर सेकंड अगर एमिशन हो रहा है, देन वी कॉल इट 1 बैक्यूरेल एमिशन, है ना. बैक्यूरेल इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, है ना,
जो कि इस फील्ड में काम किए थे उनके नाम में, ऑनर में ये नाम दिया गया है बैकरेल, है ना। तो BQ इसका सिंबल है BQ, और हेनरी बैकरेल के ही ऑनर में ये नाम दिया गया है, आफ्टर हिज नेम। इंटरनेशनल यूनिट है SI यूनिट, ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, ध्यान रखना है। इससे पहले इसकी यूनिट क्या थी? क्यूरी थी, इन ऑनर ऑफ मैडम क्यूरी, जिन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, है ना। डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम, मैडम मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियर ए क्यूरी, दोनों ने काम किया था सबसे इनिशियली। And for your kind information, she is the only woman who has received 2 Nobel Prize, one in chemistry, one in physics. Only so far living being, means only scientist, मैरी क्यूरी, उनका नाम आज भी बहुत इज्जत से लिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। 1 क्यूरी जो है दैट इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इमिटिंग 1 ग्राम ऑफ, जो एमिशंस जो है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो एमिट होता है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226, दैट इज एन आइसोटोप ऑफ रेडियम, और इसकी वैल्यू जो होती है बैकरेल के टर्म में दैट इज 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 बैकरेल, है ना। तो ये एक कह सकते हैं कि स्मॉल यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट एज कंपेयर टू बैकरेल, है ना। देख सकते हैं वैल्यू 3.7 मल्टीप्लाइड 10⁻10 बैकरेल, तो बैकरेल जो है वो काफी बड़ा यूनिट है ना। Now, becquerel is the SI derived unit of radioactivity. 1 becquerel is defined as the activity of quantity of radioactive material in which 1 nucleus decays per second. एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में डिग्रेड कर रहा है, we call it 1 becquerel. अलग अलग इसके जो है पैमाइश हैं, 1 मेगा, तो हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन पावर, 10 to power 6 becquerel, that is 1 मेगा becquerel. गीगा कर देंगे 10 to power 9 हो जाएगा, टेरा तो 12 हो जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट यूनिट जो है वो ग्रे के बारे में, GRAY से इसको डोनेट करते हैं। इट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। ये एब्जॉर्प्शन का रेडिएशन जो आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, डोज ऑफ रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ टिश्यू। तो जो एक्सपोजर होता है, जब हम लोग को रेडिएशन से हम लोग एक्सपोज होते हैं, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है दैट इज डन इन टर्म्स ऑफ ग्रे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ग्रे इज फॉर द अमाउंट, फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच टू विच वी हैव बीन एक्सपोज, कितना हम एक्सपोज हुए, एब्जॉर्ब किए, नॉट एक्सपोज बट एब्जॉर्ब, कितना हमारा टिश्यू जो है उसने एब्जॉर्ब किया पर ग्राम टिश्यू। तो ये लिविंग कोई भी हो, एनिमल, लिविंग एनिमल या प्लांट्स, उसको 1 ग्राम टिश्यू कितना एब्जॉर्ब किया रेडिएशन, वो मेजरमेंट किससे पता चला? ग्रे से। उसकी यूनिट ग्रे होती है। 1 ग्रे इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी। अगर 1 जूल रेडिएशन एनर्जी 1 किलोग्राम मैटर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड 1 ग्रे। नीचे दिया हुआ भी है, इसके स्मॉल यूनिट्स भी हैं, मिली ग्रे। तो हम लोग जो एक्सरे करवाते हैं, या हम लोग का जो दूसरा होता है और भी CT स्कैन वगैरह, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ग्रे वहां पे भी जो यूनिट्स होता है कि कितना यूनिट का एक्सपोजर दिया गया है, दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्रे। बाकी ऊपर जो दो हैं बैकरेल और क्यूरी, ये किसके लिए है? रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए। कोई सब्सटेंस जो है वो कितना रेडियो एक्टिव है, उसकी पहचान जो है किससे होती है? इन टर्म्स ऑफ बैकरेल और क्यूरी। और कोई पार्टिकुलर टिश्यू है, एनिमल या प्लांट, वो उसका जो एक्सपोजर है किसी एरिया में रेडिएशन की वजह से, वो मेजरमेंट हम लोग ग्रे स्केल में करते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है? सीवर्ट। सीवर्ट है मेजर ऑफ हेल्थ इफेक्ट। अगर आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोज हुआ तो उसका हेल्थ हजार्ड क्या है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका मेजरमेंट जो है दैट इज डन इन सीवर्ट। सो एट इक्वल डोजेज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग टिश्यू डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ रेडिएशन। किस रेडिएशन के कांटेक्ट में एक लिविंग या ह्यूमन बीइंग आया है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, इसकी वैल्यू। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 किस्म के रेडिएशन है, जिसमें सबसे जो लीथल होता है वो गामा। नाउ ऑन द ऑर्गन कंसर्न, contrary to becquerel, the sievert is very large unit। sievert जो है वो काफी ही बड़ा यूनिट होता है।
तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी पे, है ना, उसके लिए काफ़ी रेडिएशन हम लोग एक्सपोज होते हैं तब जा करके वो उसका लीथल इफेक्ट जो होता है, घातक प्रभाव, है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इफेक्ट भी कम होता जाता है रेडिएशन का। नाउ टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ पीरियड, रेडियो जो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके टर्म में हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ व्हाट वी कॉल हाफ लाइफ पीरियड। तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, जैसे इनिशियली अगर आपने 10 ग्राम लिया है तो उसमें से 5 ग्राम अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो टाइम लगा उसके डिसइंटीग्रेशन में, 5 ग्राम के डिसइंटीग्रेशन 10 से 5 होने में जो पीरियड, टाइम पीरियड कंज्यूम हुआ, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a particular substance, किसी का denoted by t half, half of n naught, n naught is the initial value, initial mass क्या था, initial weight क्या था radioactive substance का, that is the n naught, and n is at the time, half time, half life time has passed, that is equal to half no, initial value का आधा हो जाए जब, तो वो टाइम पीरियड जो जिसने जितने ड्यूरेशन में ये हाफ हो जाएगा अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, this is referred as half life period of that nuclei. n naught दिखाएगा nt at any point of time, nt जो that is at any point of time जो न्यूक्लियस बचे हुए हैं ना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर yet to undergo decay, t half हो गया। उसी तरह से लैम्डा है, टाउ है, टाउ इज a positive number called mean lifetime of decaying quantity। उसी तरह से डीके कांस्टेंट से लैम्डा से लिखा है, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट एंड इट इज somebody कौन आ गया भाई, ओके सॉरी वी हैव राघवेंद्र, ओके सो these are some of the you can say symbols and they have different meanings। tau mean lifetime, जैसे half lifetime होता है वैसे ही mean lifetime that is 90% decay perhaps most probably, or lambda is the positive number that is decay constant, decaying quantity per, that is expressed in terms of half life से relate करते हैं उसको। यहाँ पे कुछ equations दिए हुए हैं, nt is equal to n naught half t upon t half, nt is equal to n naught e raised to the power e inverse raised to t upon t lambda। यहाँ पे जो lambda value use किया गया है that is actually decay constant। So we have Vijay also now, okay, so this was some of the facts about radiation। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट different properties of various types, all the 3 types of radiation, their comparative study। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, जबकि गामा रेडिएशन कह रहा है ना, ये चीज ध्यान रखने की बात है। ओनली गामा इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन यानी कहने का मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए, है ना, दैट्स जब ऐसा किसी चीज में फीचर होगा तभी वो रेडिएशन कहलाएगा। अल्फा और बीटा ये क्या है, पार्टिकल्स है, दे डू नॉट अचीव द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे हैव मासेस, वी नो दैट लाइट हैज गॉट नो मास, है ना, हैज नो मास, है ना। तो जितने भी रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है उनका ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं रेडिएशन। तो सिर्फ गामा रेडिएशन ही को हम रेडिएशन कहते हैं, कि अल्फा बीटा क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये आप लोग को हमेशा डिस्टिंक्ट करके रखना, डोंट राइट अल्फा, है ना, अल्फा इज ऑलवेज रिटन एज अल्फा पार्टिकल, बीटा बीटा पार्टिकल, गामा इज रिटन एज गामा रे, नॉट पार्टिकल। तो अल्फा रेडिएशन हो सकता है, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। Now every substance is made up of 3 things, so every atom, not substance, every atom is chiefly made up of 3 subatomic particles। ऐसे तो बहुत सारे fundamental particles, nowadays more than 36 particles are known, लेकिन जो 3 important हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ हम लोग मानते हैं कि वो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके जो रेशियो होते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है ना, एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है, सॉरी नॉट मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, जैसे जैसे हायर एटॉमिक नंबर्स आता जाए उसका एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है ना,
तो उसमें एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसमें बियॉन्ड 70 है ना, उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो है ना, उसमें जो है चेंजेस आने लगते हैं ना, वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सीड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, और फिर वो अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्राउडिंग जो है वो बढ़ने लगती है ना, प्रोटॉन्स की भी नंबर्स बढ़ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स, तो जितने भी हायर हैं, हायर एलिमेंट्स जो भी हैं वो सब ज्यादातर क्या है, अनस्टेबल हैं, दे अंडरगो रेडियो एक्टिविटी, है ना, और उसका डिग्रेड करके सिंपल दो अलग अलग सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स में। अल्फा पार्टिकल इट हैज 4 यूनिट ऑफ मास, ये हीलियम आयन की तरह से है ना, हीलियम उसका भी 4 मास होता है ना, और 2 एटॉमिक नंबर होता है, 2 प्रोटॉन और 4 उसका मास होता है, और हैविंग यूनिट 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिख सकते हैं हीलियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा। तो ऐसा इट हैज हाई अमाउंट ऑफ चार्ज कंपैरेटिवली। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल ये डिपेंड करता है ऑन द सोर्स, किस सोर्स से वो एमिट हो रहा है, और ये तकरीबन जो है 1/10 होता है, लाइट ऑफ स्पीड का 1/10 होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, जैसे हमने बताया, दे हैव 2 यूनिट्स ऑफ चार्जेस। पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे अगर, है ना, किसी जो रेसिस्टिव सब्सटेंस होते हैं, जिस कोई भी सरफेस होगा, है ना, जैसे एल्यूमिनियम का या वॉल है या पेपर का थिकनेस हो, तो इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर ह्यूमन स्किन, या उसको हम लोग जब देखते हैं पेनिट्रेशन कितना अंदर तक जा सकता है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो सबसे लीस्ट होती है अमंग ऑल द 3 रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, इट कैन इजीली बी ब्लॉक्ड बाय ओनली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ए फ्यू सेंटीमीटर एयर में रुक जाएगा। थिन पेपर है, थिक पेपर है, मोटा पेपर, उससे भी रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल्स, है ना, या जो एल्यूमिनियम शीट होता है उससे रुक जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ पेनिट्रेटिंग पावर। एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं आयनाइजिंग पावर। तो जब आयनाइजिंग पावर की बात करेंगे तो चूंकि इसका मास भी ज्यादा है, हैवियर होता है, या दूसरा इसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज होता है, तो इसका जो आयनाइजेशन है कैपेसिटी वो सबसे हाई होता है ना। इट कैन स्ट्राइक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। तो इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन कैपेसिटी सबसे कम होगी। यहाँ नीचे दिया हुआ, इफ द रेडिएशन सोर्स आर क्लोज टू सेंसिटिव ऑर्गन्स, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस। Why dangerous? Because they have higher value of ionization energy. Ionization जो कैपेसिटी उसकी ज्यादा होने की वजह से ही वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है अगर आप उसके नजदीक में हैं। Now the next radiation type is beta particles. Just for a moment. Sorry for the inconvenience. I'm back. Okay. Now let us start again. Now we are talking about beta particles. Beta particles, they are nothing but simply moving electrons. है ना, का जो है इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती हैं, सेम नंबर ऑफ चार्ज भी वही है, नेगेटिव चार्ज होता है 1 यूनिट, मास भी दैट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। और ये कब इमिट होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, व्हेन देयर इज कन्वर्जन ऑफ
1 न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, बाकी एनर्जी है ना, तो ये फिनोमेना होता रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इससे जो है बीटा पार्टिकल एमिट होता है जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां जनरेट होता है और 1 यूनिट जो नेगेटिव चार्ज, इस तरह से जो चार्ज है वो बैलेंस रहता है ना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक आउट हो जाता है, बाहर एमिट हो जाता है, लिविंग बाय प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में। नाउ सिंस टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जो अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव आयन से बना होता है और बीटा पार्टिकल में, तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं अल्फा एंड बीटा, दे आर डिफ्लेक्टेड और अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। स्पीड जो है इसका 9/10 होता है, लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में 9/10 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट बीटा पार्टिकल का। बीटा पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट अप टू 1 मीटर इन एयर, 1 मीटर तक वो पेनिट्रेशन पावर इसकी है ना, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स इट्स पेनिट्रेशन पावर इज क्वाइट हाई, है ना। लेकिन इसको हम रोक सकते हैं थिक फ्यू मिलीमीटर और फ्यू सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट से, है ना। जो एल्यूमिनियम शीट आता है मार्केट में, उससे हम लोग इस रेडिएशन को रोक सकते हैं। देखो ये तो पेनिट्रेशन पावर की बात। आयनाइजेशन कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि एक तो इसके पास मास भी कम है और दूसरे के पास सिर्फ 1 यूनिट चार्ज है ना। दे आर वेरी डेंजरस इफ इंजेस्टेड, अगर हम इसको इंजेस्ट कर लें ऐसा सब्सटेंस जो बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वो नुकसान पहुंचाएगा, है ना, ड्यू टू owing to being in contact, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कांटेक्ट में हमारे बॉडी के अंदर है, हमने इंजेस्ट कर लिया, निगल लिया है तो हमारे बॉडी के अंदर है, तो ये लगातार एमिट होता रहेगा, तो इसलिए ये घातक हो जाता है। फिर द थर्ड रेडिएशन इज गामा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन जो है गामा रेज के नाम से भी जानते हैं, दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वी नो दैट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे हैव सेम स्पीड, चाहे वो माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, विजिबल लाइट हो, यूवी लाइट हो, गामा रे हो या कॉस्मिक रे हो, इन सब की, या एक्स रे हो, है ना, all these are electromagnetic wave and they have same light, same speed that of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now gamma radiation की जो penetration power है compared to alpha and beta particles, it is very very high. It can pass through any substance. यहाँ पे एयर में तो आसानी से बस चलता ही रहता, लाइट है, वेव है ये, कैन क्रॉस एनी अमाउंट ऑफ एयर, एयर से तो रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर एल्यूमिनियम है तो फ्यू सेंटीमीटर थिक होना चाहिए, अप टू 25 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम का हमको चाहिए ना। इसको रोकने के लिए हम लोगों को यूज किया जाता है, हम लोग जो यूज करते हैं 30 मिलीमीटर जो है लेड यानी प्लम्बम पीबी, ये एक मेटल होता है ना, यही यूज किया जाता है गामा रेडिएशन को रोकने के लिए। तो जितने भी पर्सनल्स वर्क करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है, जैसे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, जहाँ पे हर चीज का जो स्टरलाइजेशन होता है, गामा स्टरलाइजेशन, गामा रेज का इस्तेमाल जो है स्टरलाइजेशन पर्पज से भी होता है। तो वहां पे जो काम करते हैं, दे वियर द सूट्स मेड अप ऑफ लेड से बने हुए एप्रॉन पहन के ही उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे गामा रेडिएशन की एक्टिविटी हो रही होती है ना, या उससे रिलेटेड वर्क हो रहा है ना वहां पे। और बिना लेड से बने हुए एप्रॉन के इजाजत नहीं होती, नो पर्सन इज अलाउड, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन और पावर। ऑल्दो द आयनाइजिंग कैपेसिटी, जब आयनाइजिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी आयनाइजिंग कैपेसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही ना के बराबर, कुछ भी नहीं है। बिकॉज एक तो लाइट के स्पीड से चलता है, बहुत ज्यादा स्पीड है इसका, दूसरा इसके पास ना तो कोई चार्ज होता है लाइक बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल, है ना, मास तो है ही नहीं क्योंकि वेव है। तो इसकी जो आयनाइजिंग कैपेसिटी है वो नेग्लिजिबल होती है ना, बहुत ही कम होती है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर वो बहुत हाई होती है। ये आसानी से 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मोटे जो
जो एल्यूमिनियम शीट्स होते हैं उस तक को भेद करके निकल सकता है। इट हैज कैपेसिटी गामा रेडिएशन की, उससे भी पार हो सकता है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए हम लोग स्पेशल जो है वाल जो क्रिएट करते हैं वो लेड का बना हुआ। लेड का ये सबसे अच्छा यूज है नेचर में। ऐसे तो घातक ही होता है लेड, है ना, लेड पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल में आता है, दैट इज डेंजरस फॉर अस। नाउ देयर इज कंपैरेटिव, इसका जो है तीनों का दिया हुआ है आपको। नेचर की बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, हीलियम आयन कह सकते हैं इसको, है ना, हीलियम के जैसा ही न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा, हीलियम है, जस्ट उसका न्यूक्लियस, यानी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो जो बच गया वो क्या है, अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे रे लिख दिया, ये गलत है, अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। गामा रे के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। चार्ज अल्फा पार्टिकल्स का 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल्स का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, गामा रेडिएशन चार्जलेस, नो चार्ज। मास, चूंकि जो हीलियम न्यूक्लियस है तो जो हीलियम का वेट होता है उतना ही होगा, 4 है ना, चारों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सॉरी चारों प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, जोड़ दीजिए जितना उसका मास होगा तो ये तकरीबन जो है वेट किलोग्राम में दिया। अगर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करें तो वो 4 यूनिट हो जाएगा, है ना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1/2000 ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का 1/2000वां हिस्सा जो है, तो 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। नेचुरल सोर्सेज, तो नेचुरल आइसोटोप जैसे यूरेनियम है, इसके लिए अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन किससे होगा, यूरेनियम 236 से। बीटा पार्टिकल कोबाल्ट 68 है ना, उससे होता है। और गामा रेडिएशन जो है कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियाई होगा उससे होगा, है ना। formed as a result, excited nuclei formed as a result of alpha and beta decay। जब अल्फा रेडिएशन होगा या बीटा रेडिएशन होगा, इट इज फॉलोड बाय गामा रेडिएशन, है ना। हर न्यूक्लियाई जब अल्फा रेडिएशन होगा उससे, अल्फा पार्टिकल जब लिबरेट होगा या बीटा पार्टिकल, तो उसके बाद जो है गामा पार्टिकल, गामा रे जो है वो एमिट होगा। एज सच गामा रे सिंपली ऐसे नहीं एमिट होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी, आयनाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाई गई है, सॉरी कहाँ चला गया, वेरी गुड, ओके, हाँ, ये कॉम्पैरेटिव दिखा है, 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशन है। ये अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दिखाया गया है ना। ये न्यूक्लियस है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, जिसको बीटा पार्टिकल कहेंगे। और ये जो वेव की शक्ल में दिखाया गया दैट इज गामा रेडिएशन, है ना। पेनिट्रेशन पावर एयर में दिखाया गया है ना, ये है कुछ फ्यू सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर दिखाया गया है, इसमें अच्छा खासा 15 सेंटीमीटर तक जा सकता है बीटा पार्टिकल एयर में। गामा रेडिएशन के साथ है, चूंकि वेव है, ये काफी आगे तक ट्रेवल करता है बिफोर बीइंग डिसिपिएटेड, है ना, सोर्स से काफी दूर तक जा सकता है ना। पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, पेपर से ही पास कर जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पेपर रोक दे रहा है, बीटा पार्टिकल पेपर नहीं रोक पाएगा, पेपर से पास होगा, एल्यूमिनियम शीट से रुकेगा, है ना। और गामा जो है इन दोनों को पार कर जाएगा, और लेड से पार करना मुश्किल होता है ना, लेड से बहुत कम रेडिएशन पास आउट हो पाएगा गामा रेडिएशन, है ना। और बाकी अल्फा बीटा तो आसानी से रुक जाएगा। बात की गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर क्या होता है, तो अल्फा और बीटा बीइंग चार्ज पार्टिकल्स दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जबकि गामा रेडिएशन जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, बिकॉज इट हैज गॉट नो चार्ज, है ना, नो चार्ज, एंड इट बिहेव्स एज ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। कहाँ है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक। रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, है ना, जैसे रेडियम है या यूरेनियम है, इसकी रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक है गीगर मुलर काउंटर, GM काउंटर के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। दूसरा है सिंटिलेशन काउंटर, स्ट्राइक करेगा, है ना, पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा, और वहां पे जहाँ पे स्ट्राइक करता है उस वाल पे, जब वो वाल जो है वो कोटेड होता है स्पेशल सब्सटेंस का,
और वहां पे एवरी टाइम इट स्ट्राइक्स, एक पार्टिकल स्ट्राइक किया, वहां पे मींस एमिट होगा, लाइट जैसा जो है, जैसे बल्ब जलता है उस तरह से होगा, है ना। तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो मेथड है वो है यूज ऑफ सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स। सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और भी तरीके हैं लेकिन ये मेजर हैं जो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, ये सब चीजें हैं। जीएम काउंटर्स का और भी इस पे एप्लीकेशन होता है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट बिलो दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिस्चार्ज इज अप्लाइड टू द ट्यूब। 1000 वोल्ट की ट्यूब होती है, उसके अराउंड जो है, अक्रॉस जो है, वो पोटेंशियल जो है क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना। कैथोड एनोड के बीच में गैप रहता है और वहां पे अप्लाई किया जाता है 1000 वोल्ट का, और बीच से जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है। एनी एटम्स ऑफ द गैस स्ट्रक by the gamma rays entering to the tube are ionized. Any atom of the gas struck by the gamma rays, gamma rays से स्ट्राइक करने के बाद ट्यूब में जो है वो आयनाइज, उसमें आयनाइजेशन हो जाएगा और वो फिर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जेस आर मॉनिटर्ड एंड काउंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करके, ये ऐसा नहीं समझ सकते हैं, तो फिगर है, फिगर में आप देखिएगा तभी कैसे होता है। इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, हाउ इट वर्क्स, गीगर काउंटर। और इसका जो यूनिट है वो है रोंटगन पर आवर या मिली रोंटगन पर आवर, है ना। काउंट्स पर सेकेंड, कितने जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, कितना पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है ना, 1 सेकेंड पर सेकेंड, एवरी सेकेंड। यहाँ सिंटिलेशन काउंटर में स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, जैसे सीजियम फ्लोराइड है, तो ये क्या होते हैं, इनमें फ्लोरेसेंस होता है, जब स्ट्राइक करता है तो ये क्या होते हैं, ग्लो करते हैं, है ना। और उससे हम लोग फॉस्फोरेसेंस शो करता है या इल्यूमिनेसेंस शो करता है, स्ट्राइक होने के बाद वो एमिट करता है लाइट, तो उससे हम लोग उसको काउंट करते हैं। यूज फॉस्फोर इन सिंटिलेशन काउंटर, सोडियम आयोडाइड विथ अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ थैलियम एडेड। In this instrument, the crystal is positioned against photocell, which in turn is linked to the recording cell. अब इसको फोटोसेल से, फोटोसेल क्या होता है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ना, यानी लाइट स्ट्राइक होगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उसके इस्तेमाल से हम लोग इस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको काउंट करते हैं। सेमी कंडक्टर है डिवाइसेस, ये सब 3 डिवाइसेस, इनके नाम आपको पते होने चाहिए और इसके बारे में कोई ना तो आपको पूछा जाएगा ज्यादा डिटेल में कैसे काम करता है, लेकिन पता होना चाहिए हम इसको काउंट कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स। तो गीगर काउंटर मेथड्स है, सिंटिलेशन काउंटर है और सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स है। नाउ वी विल मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में किया जाता है रेडिएशन थेरेपी, जो है वन ऑफ द मेजर वे ट्रीटमेंट मेथड में से सर्जरी है, कीमो है और रेडिएशन। ये 3 अहम थेरेपी होती है कैंसर में। सबसे पहले अगर सर्जिकली आप रिमूव कर सकते हैं ट्यूमर को तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उसके बाद केमिकल जो ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, वो भी चला जाता है और जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं उस एरिया में जो रह गए टिश्यू, उनको एक्सपोज किया जाता है, रेडिएशन से किल किया जाता है ना। तो क्या क्या है जो यूज होते हैं कैंसर ट्यूमर में, वो है अमेरिकम है 241 आइसोटोप, कैलिफोर्नियम 252, कोबाल्ट 60, गोल्ड 94। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो कोबाल्ट 60 का होता है ना, सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल भी है और आसानी से इस्तेमाल होता है। होल्मियम 66 26 आवर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, इसका इस्तेमाल दिया हुआ है लीवर ट्यूमर के लिए डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। आयोडीन 125, ये किसके लिए होता है, प्रोस्टेट और ब्रेन के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज, थायराइड जो होता है घेगा जिसमें बढ़ जाता है थायराइड ग्लैंड, है ना, उसमें टिश्यू ग्रोथ भी हो सकता है, कैंसर हो जाता है थायराइड में, तब भी हो सकता है, नॉट ओनली इन ग्वाइटर। तो वैसे में थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग आइसोटोप आयोडीन 131, इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सोडियम आयोडाइड लेवल्ड विथ कंटेनिंग आयोडीन लेवल्ड विथ 131 आइसोटोप।
थेरेप्यूटिकली यूज टू ट्रीट, थेरेप्यूटिकली यानी इसको हम लोग कैसे देते हैं, थ्रू एडमिनिस्ट्रेड, इट इज एडमिनिस्ट्रेड इन बॉडी, है ना। सोडियम आयोडाइड सॉल्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है थायराइड कैंसर में, हाइपरथायराइड जिसको ग्रेव डिजीज कहते हैं, या मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, अलग अलग जो थायराइड से रिलेटेड जो है ट्यूमर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, उसके लिए यूज करते हैं, है ना। सो ये याद रखना, आयोडीन 131, सोडियम आयोडाइड, उसमें 131 जो है आयोडीन जो होता है, 131 लेवल्ड आयोडीन, उसका पार्टिकुलर जो है सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही और सब यूजेस हैं। मेटास्टेसिस, बोन मेटास्टेसिस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, इर्बियम, डायग्नोसिस ऑफ रेडियो फार्मास, डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में अमोनिया एंड 13 है, क्रोमियम 51 है, वगैरह वगैरह। स्टोरेज जो है इसको किस में रखते हैं, हमेशा स्पेशल कंटेनर्स होता है ना, लेवल्ड, उसके ऊपर लेवलिंग रहेगा, इससे कौन सा जो है रेडिएशन एमिट होने वाला है। दूसरा, उसको जो कंटेनर जो बना हुआ होगा, किसका बना हुआ, लेड से होगा, है ना। लेड के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू स्टोर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। वेल क्लोज कंटेनर स्टोर्ड इन एरिया बियॉन्ड, है ना, अगर जहाँ बहुत कम इस्तेमाल जिस एरिया का होता है वैसी जगह पर रखते हैं। इन्होंने एरिया असाइन फॉर द पर्पस, जो इस काम के लिए हो, जहाँ पे कम से कम जाना हो आना हो। द स्टोरेज कंडीशंस, और कोई है नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ये कुछ कहाँ है, स्टोरेज हो गया, इसको आप लोग देख लिया स्टोरेज के लिए। तो पर्टिकुलरली जो है वो सबसे अवे रखते हैं, दूर में रखते हैं, जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुंचे, है ना। अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखा जाता है, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करे। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट आर इंटेंडेड फॉर पैरेंटेरल यूज, जिसको आईवी रूट के जरिए यूज दिया जाता है, ग्लास वायल में या एम्पुल्स में आता है या सिरिंज आता है उसका, है ना। उसको स्पेशली जो है डार्क बॉक्स में रखा जाता है, में डार्क ग्लास कंटेनर्स, तो स्पेशल जो है ग्लास कंटेनर्स यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम, और ये लपेट के रखा जाता है ना वॉइल्स में, पार्टिकुलरली जो है लेबल्ड विथ लेड बॉक्सेस में। हैंडलिंग के लिए क्या प्रिकॉशंस है, ये पूरा आपको दिया हुआ डिटेल, क्या कोड है इसके बारे में, कैसे हैंडल करना है। और एक बार जब यूज अप हो जाए तो जो अनयूज जो है वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, ये सब चीजें दी हुई। ये सिंबल दिया गया रेडिएशन से रिलेटेड है, ट्री फॉइल 3 है, ये रेडिएशन का सिंबल होता है। रेडियो एक्टिव डेंजर सिंबल इंटेंडेड फॉर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उससे ये लेवल जो उन्होंने तैयार किया, कैटेगरी 1 2 3 सोर्सेज डिफाइंड डेंजरस सोर्सेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट जब होगा तो उसमें जो साइन होगा वो इस तरह का साइन होगा। ये सब कुछ साइन सिंबल्स हैं। लेबलिंग कैसे लेबल करना है ये दिया हुआ है आपको। हैंडलिंग के बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आई डोंट नीड टू जस्ट रीड आउट एवरीथिंग, आप लोग खुद से पढ़िए, और जो चीज में नहीं समझ में आया है ना, यहाँ दिया व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव ऑलवेज वियर द एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, है ना। हमने बताया कि एप्रॉन होता है उसका मेडअप ऑफ लेड लाइनिंग की बनी होती है एप्रॉन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लव्स जो होता है उसमें भी उसकी लाइनिंग होती है हैंडलिंग करने के लिए, है ना। और टोंग से, डायरेक्ट हैंड से कभी टच नहीं करते हैं, है ना। इसको हमेशा टच करने के लिए ग्लव्स पहनने के बावजूद जो इसके लिए टोंग्स आता है, चिमटा आता है, उससे पकड़ करके इन सब्सटेंसेस को हैंडल करते हैं, है ना। ये चीज चूंकि इनिशियली नहीं पता थी, इसलिए ये वजह बनी थी मैडम क्यूरी के डेथ की, है ना। उन्होंने खूब रेडियम के साथ खूब खेला था, और अल्टीमेटली क्या हो गया, उनका बॉडी इतना रेडियो एक्टिव हो गया कि उनका जो डेड बॉडी है वो किस में रखा गया है, जो उसका जो कफिन है, इट हैज बीन लाइंड विथ लेड, उससे एमिट हो रहा है रेडिएशन बॉडी से, तो उसको बंद कर दिया गया है। तो ये रेडिएशन जो वो अरसे तक चलता रहता है ना, काफी लंबे ड्यूरेशन, इतना जल्दी खत्म नहीं होता रेडिएशन, आधा हो जाता है। हाफ लाइफ टाइम जैसे यूरेनियम है ना, हाफ लाइफ टाइम उसका लाखों साल है, हजारों साल है, उसमें वो आधा होगा 50%, फिर नेक्स्ट आधा 25% होने में उतना ही टाइम और लगेगा, फिर उससे घट के 12.5% होने में फिर उतना ही पीरियड, 3 लाइफ पीरियड लग जाएगा,
है ना। तो ये काफी टाइम तक ये मौजूद रहता है ना, एनवायरनमेंट में, इसलिए ये डेंजरस होता है हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से ये काफी ड्यूरेशन तक नेचर एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है और एमिट करता है रेडिएशन, इसलिए ये क्या होता है, लीथल होता है, चाहे कोई भी हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस, टाइम हो चुका है, ठीक है। आप लोग अपना अपना रोल कॉल जो है बोलते जाएंगे, नाम अपना जैसे करते हैं नाम बोलेंगे, आप रोल नंबर और सेशन बताते जाइएगा।